जय श्री राम दोस्तों, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो कैसे हैं आप सब, बताएं मुझे। और आप सबसे बड़ा मिलने का मन कर रहा था यार, क्योंकि सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आप सबको। आपकी बदौलत ही हमारा चैनल चल पड़ा है। और चल पड़े का मतलब है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। जिस तरीके का कहते हैं कि मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, तो हमने जितनी मेहनत करी हमें उतना फल मिला। अभी और मेहनत करेंगे तो शायद कामयाब हो जाए एक दिन। और हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था द कल्ट ऑफ रेसलिंग कुछ दिनों पहले, और अब तक जितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैंने सिर्फ ये कहा था कि दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना, ताकि कभी भी पॉडकास्ट अपलोड हो लेटेस्ट तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसकी। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय भगवान राधे कृष्णा। शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यार बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ मैं अलग अलग तरीके के, और कमेंट्रीज भी करते हैं हम, और वॉइस ओवर भी देते हैं। लेकिन पॉडकास्ट में रेसलिंग से रिलेटेड हो ना, कुछ मज़ा ही अलग होता है उसका। और इसी वजह से हमने पॉडकास्ट का एपिसोड शुरू किए थे, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज का जो पॉडकास्ट है दोस्तों, वो होने वाला ब्रे वाइट पर। जी हाँ, आप कहेंगे कि ब्रे वाइट के बारे में मैंने हॉल ऑफ फेम की वीडियो बना दी थी लास्ट ट्रिब्यूट, लेकिन दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन है ब्रे वाइट के बारे में, और उनकी फैमिली के बारे में, और नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर कैसे होने वाला है विदाउट ब्रे वाइट, द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई विदाउट ब्रे वाइट, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट पूरा अनफिल्टर्ड, अनकट एंड अनएडिट होने वाला है। यानी कि हम कोई भी एडिटिंग नहीं करते, कोई भी अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड जो मर्जी आप कह लीजिए। और हाँ, इस पॉडकास्ट से बच्चे दूर रहें, बच्चे प्लीज़ ना देखें। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ब्रे वर्ड के बारे में किसी को नहीं पता था, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप समझ सकते हैं, जिस तरह से किसी भी इंसान को या फिर किसी फ्रेंड को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ शेयर करते हैं, कभी कुछ शेयर नहीं करते। यही कारण होता है कि कभी कभी हम कुछ बातें शेयर नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब, या तो हमारा दोस्त प्रॉब्लम में है, शायद हमें कोई बातें नहीं बता रहा। कभी कभी हम उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ ऐसी बात है जो हमारा दोस्त हमसे बोल नहीं पा रहा है, वो हमसे छुपा रहा है। लेकिन ब्रे वाइट के केस में ऐसा ही था। ब्रे वाइट हमेशा अपनी पर्सनल फीलिंग को बाहर नहीं निकालते थे। मतलब जो उनकी पर्सनल लाइफ है, वैसे तो पर्सनल लाइफ को शायद बहुत ही कम लोग दूसरों के सामने लाते हैं, इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल रेसलिंग की, तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको प्रोफेशनल रेसलर्स के बारे में बता दूं। कोई भी सुपरस्टार हो, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो, कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी जो है जो पर्सनल लाइफ, वो इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ टीवी या इन फ्रंट ऑफ फैंस के सामने आए। क्योंकि हर बंदा अपनी प्राइवेट लाइफ या जो पर्सनल लाइफ को उसको प्राइवेट ही रखना पसंद करता है। इवन आप और हम भी अपनी जो पर्सनल लाइफ को एज ए प्राइवेट में ही इंजॉय करते हैं, और इंजॉय प्राइवेट रखना ही में ही हमारी खुशी होती है। और हमारा मतलब कि आप समझ सकते हैं, हमारा लाभ भी उसी में होता है, प्राइवेट रखने में। लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया का समय है, हर बंदा अपनी लाइफ को शेयर करता है, अपनी फोटोज डालता है, इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट करता है। इवन मैंने तो यहाँ तो देखा सोशल मीडिया पे कि माँ बाप अपने बच्चों का नाम शेयर करते हैं, उनकी स्टडी शेयर करते हैं, उनकी नौकरी शेयर करते हैं, उनकी सैलरी शेयर करते हैं, वो कब खाना खा रहा है, या अपने बच्चे को कब खाना खा रहा है, क्या ला रहा है, उन्होंने कितने पैसे कमाए, उन्होंने क्या। यार, पूरी ज़िंदगी उनकी सोशल मीडिया पर डाइवर्ट हो जाती है, जिस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर इस बंदे की पूरी कुंडली है। ये बंदा हमें मतलब सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, और इसके बारे में अगर हमने कुछ जानना है तो हम डायरेक्ट सोशल मीडिया से जान सकते हैं, इसके बारे में खबर ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत बंदे होते हैं जिनके बारे में हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम खबर लेते हैं, या कोई भी अगर हमने इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम उनकी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से निकाल लेते हैं। आज की डेट में ये बहुत आसान हो चुका है। आप किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन चुटकियों में सोशल मीडिया से निकाल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करें, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये सब चीज़ें लीगल नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं, वो आपके थॉट्स हैं,
इसमें WWE की क्रिएटिव टीम्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता। और आपने देखा होगा कई कई सुपरस्टार आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, लोग अपनी शेयर करते हैं, इवन WWE रेसलर्स भी शेयर करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को। लेकिन रोमन रेंस के बारे में बात करें या ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें, ऐसे बहुत रेसलर हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को एज अ हिडन सीक्रेट रखते हैं और एज अ प्राइवेट में इंजॉय करते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से वो सही है। एज अ ब्रे वाइट भी उन इंसानों में से एक थे। ब्रे वाइट के बारे में ज़्यादा तो मैं मतलब नहीं जानता इतना, लेकिन मैं उनका फ़ैन बहुत बड़ा था ब्रे वाइट का, उनकी क्रिएटिविटी का फ़ैन था यार। सबसे बड़ी बात ब्रे वाइट के बारे में ये थी कि वो पहले से प्रेडिक्ट कर लेते थे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अगर आप बात करें फील्ड की, 2019 में फील्ड का करेक्टर जो ब्रे वाइट लाया थे कंपनी के अंदर, वो उन्होंने ऑलरेडी 4 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मैं ये करेक्टर को बनाऊंगा। और अब 2015 में ही उन्होंने शायद मंडे नाइट रो के एपिसोड में ये अनाउंस भी किया था कि कोई इंसान है ब्रे वाइट की लाइफ में जो उन पर नज़र रखता है, जो उनके दिमाग को वश में रखता है, जो उनको कंट्रोल करता है, जिसने उनको ईटर ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। तो वो इंसान और कोई ना, फील्ड था, फील्ड। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी वाइज, करेक्टर वाइज ब्रे वाइट कितने डेवलप थे। और यार उनकी इसी क्रिएटिविटी को हम मिस करेंगे यार, जो हमें शायद फ्यूचर में ना देखने को मिले अगर ब्रे वाइट की वाइट फैमिली में कोई इंक्लूड हो, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, एरिक रोवन या फिर जो है वो बो डैलिस उनके भाई। तो भाई कुछ ना कुछ हो सकता है यार, लेकिन मुझे पता है इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, कम WWE शायद अलाउ ना करे। तो ब्रे वाइट कितनी क्रिएटिविटी थी आपको पता है। और लेकिन ब्रे वाइट की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या थी, वो अपनी चीज़ों को छुपाते थे, जैसे कि अपनी इलनेस। 2022 में ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ और भाई वो रिटर्न इतना ज़्यादा इमोशनल था, मैं आपको बता नहीं सकता। 2022 में ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ, सबको लगा कि ब्रे वाइट आएंगे, अब बहुत अच्छे से फूट देंगे और हमारी वर्सेस ब्रे वाइट का मैच फाइनली हमें देखने को मिलेगा। कभी ना कभी तो देखने को मिल रहा था, क्योंकि ब्रे वाइट और रोमन रेंस का मैच हमें रेसलमेनिया 36 में देखने को मिलने वाला था, हाँ 2020 में। लेकिन उस वक्त शायद ये मैच कैंसिल हो गया था और उसके बाद शायद लॉकडाउन भी लग गया था। तो ये मैच हमें लग रहा था शायद 2022 में कभी देखने को मिलने वाला। इवन समर स्लैम 2023 में भी मैंने कहा था कि ब्रे वाइट रिटर्न करेंगे और रोमन पर अटैक करेंगे, भाई हो सकता है, रूमर थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यार कितने ज़्यादा रूमर थे, यहाँ तक कि हमें पता ही नहीं था कि ब्रे वाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है। ब्रे वाइट का रिटर्न के बारे में हम ढूंढ रहे थे, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, लेकिन भाई क्या इंफॉर्मेशन आती है वो आप सबको पता है। तो भाई कहीं ना कहीं दिल दुखा है यार ब्रे वाइट के ना रहने से, उनकी क्रिएटिविटी के ना रहने से, उनके कैरेक्टर वाइज डेवलपमेंट के ना रहने से। और ब्रे वाइट के बहुत ही काबिल कैरेक्टर वाइज से जो कैरेक्टर डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं कंपनी के अंदर, वो ब्रे वाइट के काफ़ी करीब थे। और उन्होंने शायद उनकी नौकरी भी चली गई है, क्योंकि ब्रे वाइट अब नहीं है। तो उनकी वो ब्रे वाइट के लिए नौकरी करते थे, जॉब करते थे, लेकिन अब ब्रे वाइट ही नहीं रहे, तो भाई मुश्किल हो चुका सब कुछ। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी से जब भी सुपरस्टार चला जाता है तो उसके साथ सभी चीज़ें चली जाती हैं। और मेमोरीज तो ब्रे वाइट की कभी नहीं इरेज हो सकती, क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। लेकिन भाई बंदा क्या, इंसान का शरीर नहीं है, वो फिजिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई ये मेन चीज़ होती है यार, वो हमें रिंग में कोई मैच लड़ता नहीं दिखेगा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रे वाइट के फैंस जितने भी हम सबको पता है कि हमने क्या खोया है। हम सबको पता है कि वो जीनियस इंसान, क्योंकि अंडरटेकर ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं कंपनी से, ब्रे वाइट एक बंदा बचा था। तो भाई अब ब्रे वाइट भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई होगा। मैं कुछ पॉइंट आउट बताता हूँ, जैसे कि एरिक रोवन है। सबसे पहले तो एरिक रोवन को साइन करना चाहिए WWE को, उनको कंपनी वापस लाना चाहिए यार। क्योंकि भाई एरिक रोवन वो बंदा है जिसने वाइट फैमिली के साथ शुरुआत की थी 2013 में, आई थिंक, हाँ। क्योंकि 2012 में NXT में डेब्यू हुआ, फिर 2013 में मेन रोस्टर मंडे नाइट रो में डेब्यू हुआ। तो भाई ब्रे वाइट और एरिक रोवन, लूक हार्पर, ये तीनों कब से साथ हैं यार। ब्रॉन स्ट्रोमैन तो बाद में साथ आए थे 2015 की समर स्लैम के बाद, जो मंडे नाइट रो हुआ था, ब्रॉन स्ट्रोमैन का डेब्यू तब हुआ था। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम तो शायद बाद में इंक्लूड होगा, लेकिन भाई ये तीनों को साथ में देखकर ना खुशी होती थी। इन तीनों में से दो इंसान तो नहीं रहे, लेकिन अब एरिक रोवन है और ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने पास, और बो डैलिस। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर रिटर्न आना चाहिए बो डैलिस का। लेकिन भाई मुझे इसकी चांसेस ही बड़े कम लगते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, हमें अभी तक क्लियर पता ही नहीं कि बो डैलिस अंकल हाउडी के शक्ल के पीछे थे या नहीं, हमें ये बात पक्का नहीं पता। लेकिन उम्मीद है कि बो डैलिस ही थे अंकल हाउडी। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि बो डैलिस ही थे अंकल हाउडी। लेकिन भाई अब शक्ल नहीं दिखाई ना, तब तक क्या कह सकते हैं।
WWE की स्टोरी जो है अब ब्रे वाइट को लेके क्या होने वाली है, आगे की डायरेक्शन किस तरह से चलने वाली है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ कि भाई जितना समय हमने ब्रे वाइट के साथ मैचेस देखे हैं, जितने हमने उनकी स्टोरी लाइन को एंजॉय किया है, वो स्टोरी लाइन अब कभी भी हम देख नहीं पाएंगे। उतने मैचेस, परफेक्ट मैचेस शायद हम कभी एंजॉय ना कर पाए, क्योंकि यार ब्रे वाइट की जगह कोई ले ही नहीं सकता, और ऐसा करेक्टर कभी भी नहीं आ सकता है यार, कभी भी नहीं आ सकता। वो वन एंड ओनली था ब्रे वाइट, जिसे कहते हैं ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार, वैसे ही ब्रे वाइट जिंदगी में एक बार थे। अब वो नहीं है तो भाई उनकी जगह तो लेनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। कंपनी आगे किस तरह से ब्रे वाइट की ब्रे वाइट के बाद, यानी कि विदाउट ब्रे वाइट कंपनी किस तरह से आगे के सर्कुलेशन में जाती है, आगे का इन्वायरमेंट सेट करती है। क्योंकि अभी मंडे नाइट रोग एपिसोड होगा, कल होगा सुबह, जी हाँ, ट्यूसडे को सुबह 5:30 बजे लाइव 10 स्पोर्ट, और वहाँ पर हमें पता चलेगा कि ब्रे वाइट का ट्रिब्यूट किस तरह दिया गया। क्योंकि मंडे नाइट का जो मंडे नाइट का शो है वो पूरा ट्रिब्यूट होगा ब्रे वाइट के लिए। कुछ नेम बता रहा हूँ आपको, सेथ रोलेंस हो गए, एली नाइट भी शायद होंगे, मीज, ये वो सुपरस्टार हैं जो ब्रे वाइट के करीबी थे, और ये ट्रिब्यूट देंगे ब्रे वाइट को पक्का। फिन बेलर ने भी ट्रिब्यूट दिया था ब्रे वाइट को, उन्होंने ट्वीट किया था ब्रे वाइट के साथ मैच अपना समर स्लैम वाला। तो आप देख सकते हैं कि सुपरस्टार भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन रोमन रिक्स ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया भाई है ना। आप सबको बात लग रही होगी कि रोमन रिक्स ने ट्वीट क्यों नहीं किया। देखिए यार, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रोमन रिक्स ने ट्वीट किया या रोमन रिक्स ने ट्वीट नहीं किया, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें प्राइवेट में होती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिकली होती हैं, कुछ चीज़ें किसी को दिखाने के लिए होती हैं। तो रोमन रिक्स ने, मुझे जहाँ तक पता चला मेरे सोर्स से, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, रोमन रिक्स ब्रे वाइट की फैमिली से मिल चुके हैं और उनसे अपना जो प्रॉब्लम है, दुख है, वो शेयर कर चुके हैं। तो भाई रोमन रिक्स के साथ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रोमन रिक्स इज द कैरेक्टर मैन, रोमन रिक्स का कैरेक्टर चल रहा है हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ वाला, तो शायद उस कारण। लेकिन भाई मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कैरेक्टर इंसानियत, ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है। ये सब कैरेक्टर तो ऐसे ही रह जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, क्रिस बेनोआ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आपने शायद वो देखी है नहीं। अगर आपने क्रिस बेनोआ का पॉडकास्ट हमारे चैनल पर नहीं देखा तो दोस्तों आपने इसको मिस कर दिया। मैंने उसमें कुछ पॉइंट उठाए हैं, क्रिस बेनोआ के बारे में सब कुछ बताया, तो आप प्लीज़, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्रिस बेनोआ वाली पॉडकास्ट का, तो आप उसे देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने बताया था, क्रिस बेनोआ वाली वीडियो में, कि विंस मैकमैन की स्टोरी लाइन चल रही थी 2007 के आसपास। जी हाँ, 2007 के आसपास विंस मैकमैन की एक स्टोरी लाइन चल रही थी, जिसमें वो लिमोजिन में बैठते हैं और लिमोजिन ब्लास्ट हो जाती है। अब वो एक स्टोरी लाइन होती है, एक फेक होता है, लेकिन भाई वो स्टोरी लाइन थी। और अगले दिन ही क्रिस बेनोआ के साथ इसी इंसिडेंट हो जाता है कि क्रिस बेनोआ ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को मार दिया और खुद को मार दिया। और उसके बाद ही वो विंस मैकमैन रिटर्न आ जाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक इंसान ने एक स्टोरी लाइन बनाई भी विंस मैकमैन की, लेकिन वो उसके इंसान, मतलब दूसरे इंसान के जाने से वो पूरी स्टोरी लाइन खत्म होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान से बड़ा कोई नहीं होता। विंस मैकमैन ने सारी स्टोरी लाइन तोड़ दी थी वो, और पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड पूरा कैंसिल हो गया था इस वजह से, क्रिस बेनोआ की वजह से। और तो रोमन रिक्स क्या चीज़ है यार, रोमन रिक्स को भी आना चाहिए था सामने। हाँ, आना चाहिए था, मानता हूँ यार, लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं यार, किसी को ज़बरदस्ती तो हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर लोग रोमन रिक्स से हिट कर रहे हैं तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो उनका प्यार है ब्रे वाइट के लिए। देखिए, ह्यूमैनिटी के लिए उनका प्यार है। अगर वो रोमन रिक्स से हिट भी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन मुझे भी दिक्कत हुई थी भाई, मुझे भी प्रॉब्लम है कि रोमन रिक्स ने एक ट्वीट को नहीं किया। वैसे तो वो ट्वीट करते रहते हैं कि मेरे को इतने दिन हो गए चैंपियन बने, इतने दिन हो गए चैंपियन बने। यार आप खुद सोचो, बंदा इतने ट्वीट कर रहा है, लेकिन वो ये ट्वीट नहीं कर सकता कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है, ब्रे वाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन चलो भाई यार, इंसान की अपने अपनी लाइफ सर्कुलेट होते हैं, अपना अपना फ्रीडम होता है इंसान के पास। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करता है, क्या करना पसंद करता है, ये तो वो इंसान के ऊपर ही डिपेंड होता है। अब रोमन रिक्स ने ट्वीट किया या ट्वीट क्यों नहीं किया, ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दिया नहीं दिया, ये बात तो भाई भगवान ही जाने, हमें तो पता नहीं। लेकिन रोमन रिक्स ने शायद
मेरा दिल ये कह रहा है कि रोमन इस पत्थर दिल का तो इंसान नहीं है ना वो, उसने शायद कुछ ना कुछ तो ट्वीट किया होगा, या ट्वीट ना किया हो लेकिन ब्रेवर्ड की फैमिली से तो पर्सनली मिलने किया ही होगा। हाँ, जहाँ तक मेरे सोर्स ने मुझे पता है। सो फ्यूचर देखिए, फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में मैं क्या बात करूँ, जितना मेरे पास न्यूज़ है यही है कि पेबैक का पेपर हुआ है और उसके लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। आप भी सेम मेरी तरह होंगे। पेबैक में मैचेस भी इतने खास नहीं है, मुझे तो कोई मैचेस खास लगे नहीं ना। इवन यार एक बात और कहना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस यार चैंपियन है यार, सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, लेकिन भाई वो फील नहीं आ रहा है यार चैंपियन वाला उनके पास से ना। मतलब जो 2015 देखा आपने, 2015 की 2015 में आपने सेथ रॉलिंस का वो करेक्टर देखा था आर्किटेक्ट वाला, तो 2015 में सेथ रॉलिंस का जो करेक्टर था जिसमें वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वो भाई उनका रन क्या जबरदस्त था भाई। उस समय तो करेक्टर वो तैयार भी नहीं थे सोचो, लेकिन उन्होंने सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, सुपरस्टार्स को हराया। तो भाई अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन पता क्यों आपको नहीं हो रहा होता? सेथ रॉलिंस के साथ प्रॉब्लम पता क्या है यार, सेथ रॉलिंस को ना बड़ा दिखाते नहीं है। मैं आपको सही कहूँ, 2015 में सेथ रॉलिंस को बड़ा दिखाया था ट्रिपल एच ने, और वो बड़े भी थे, रोमन से बड़ा दिखाया था, लेकिन आज की डेट में रोमन से बड़ा नहीं है भाई कोई। रोमन इसको हेड बना रखा है और रोमन इसकी चैंपियनशिप मेन चैंपियनशिप है, और सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को किया जाता था, लाल वाली जो चैंपियनशिप था ना यूनिवर्सल चैंपियनशिप, उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, वैसे ही सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को क्रिटिसाइज किया जाता है भाई। और इसमें कुछ गलत नहीं है यार, और हर एक चैंपियनशिप होती है, हर एक चैंपियनशिप का अपना एक दौर होता है, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो भाई मैं बात करूँगा बाद में, अगला पॉडकास्ट में चैंपियनशिप के बारे में भी लेके आऊँगा। यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लाल हरी नीली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, इन चैंपियनशिप में से कौन बड़ा है, कौन मेन टाइटल है, ये सब मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करने वाला हूँ। लेकिन आज की बात करें तो भाई ब्रे वाइट 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन, 1 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, टैग टीम चैंपियन, और शायद उन्होंने वो तमाम चीज़ें करी जो उनको रेसलिंग में करनी चाहिए थी, और भाई मैं और हम सब उनको देख के बड़े खुश थे। लेकिन हम ब्रे वाइट के बिना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक सुनने को मिला कि ब्रे वाइट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारे प्लान्स बना लिए थे और बहुत सारी स्टोरी लाइन्स को तैयार किया जा रहा था ब्रे वाइट के लिए। और ब्रे वाइट के लिए जो उनके, जैसे मैंने कहा कि जिनकी नौकरी गई है ब्रे वाइट के ना रहने से, उनकी वो उनका नाम पता नहीं क्या, जैक मैन ऐसा कुछ नाम है उनका शायद, जैक मैंडो है ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उन बेचारों की भी नौकरी चली गई भाई ब्रे वाइट के लिए। तो वही मैंने कहा कि अब क्रिएटिविटी के लिए ब्रे वाइट के लिए बहुत कुछ तैयार किया जा रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या कह सकते हैं यार, अब शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई इंटरेस्ट फैक्टर है, क्योंकि भाई अब बेबैक का पेपर हुआ आने वाला है जो कि 2 या 3 तारीख को है। उसमें कुछ खास मैचेस तो आया नहीं है, और क्योंकि सेथ रॉलिंस और नाकामुरा का मैच है, क्लियर है यार सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे इस मैच में, और अगर डेमियन प्रीस्ट कैश इन कर लेते हैं वो मुझे लगता नहीं। तो भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगला जो पेपर होने वाला है इसके बाद का फास्ट लेन, उसके लिए भी कुछ मेरे को इंटरेस्ट फैक्टर लगता नहीं, क्योंकि फास्ट लेन भी छोटा मोटा पेपर हुआ यार। पिछली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या बड़े बड़े पेपर हुए थे यार, क्लैश ऑफ द कैसल था भाई, और उसके बाद क्रॉन जूल था। पिछली बार मज़ा ज़्यादा था, इस बार कुछ है ही नहीं यार। और अब पता नहीं भाई क्या होने वाला आगे की जर्नी, क्योंकि भाई लेकिन एक बात कहूँ आपको, डब्ल्यूडब्ल्यूई ना एक बॉम्ब है, और क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बॉम्ब इसलिए कह रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा धमाका करती है। अब ये मत समझे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल बोरिंग चल रही है तो वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भाई धमाका होने वाला है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं क्राउन जूल के लिए कुछ तैयार हो सकता है, सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ तैयार हो सकता है। तो आपको वेट क्या करना है, 2 महीने का वेट करना है आपको बस, सितंबर और अक्टूबर बस, क्योंकि ये दोनों में कोई पेपर वो नहीं है, रोमन्स भी नहीं है, ब्रॉक भी नहीं है, और क्राउन जूल नवंबर में है, तो भाई नवंबर में ही होगा जो होना है अब तो। और उसके बारे में वो आगे बात करेंगे, क्राउन जूल में क्या होने वाला है, कौन से मैचेस है, सर्वाइवर सीरीज में इस बार वॉर गेम है या नहीं है, तो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट को अपलोड करें। ब्रे वाइट के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वाइट फैमिली को वापस लाया जाए, ब्राउन स्ट्रोमैन को, एरिक रोवन को, बो डेलस को, इन तीनों को वापस लाया जाए कंपनी के अंदर, और हमें एक वाइट फैमिली देखने को मिले।
हम एक वाइड फैमिली देखना चाहते हैं जो कि हमें एंटरटेन करे, ब्रेव की कमी महसूस ना होने दे। हम उस वाइड फैमिली को देखना चाहते हैं। अब पता नहीं कि वो फैमिली आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ब्रेव की कमी ना महसूस करवाने का अच्छा तरीका है कि आप वाइड फैमिली को लाएं या कुछ भी उनकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करें, फ्यूचर में लगे जाएं। और अगर आगे की बात करें तो भाई यही मेरे को लगता है कि शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन जो इंजरी है वो शायद रिकवर हो जाएगी और एरिक रोवन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। बोर्ड एलएस तो शायद अंकल आउडी हैं, तो देखते हैं अब आगे। और अब बात करते हैं भाई पॉडकास्ट की मेन हेडलाइन यानी कि ब्रेव वाइट की पर्सनल जिंदगी के बारे में। दोस्तों ब्रेव वाइट की पर्सनल थॉट की बात करूं तो भाई उनके अकॉर्डिंग एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है ब्रेव वाइट के लिए ही। ब्रेव वाइट की जो इलनेस थी वो इलनेस कोई बीमारी थी, डिसीज थी जो उनको हो रखी थी इस साल अक्टूबर के आसपास, यानी कि सॉरी पिछले साल अक्टूबर से जब रिटर्न आया था कंपनी के अंदर। लेकिन उस समय वो डिसीज बहुत स्लो पॉइजनिंग में थी, जिस तरह कहते हैं पॉइजन होता है वो धीरे धीरे फैलता है। वो अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे वो बढ़ती गई, जिस वजह से ब्रेव वाइट का आना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम हो गया और उन्होंने रॉयल रंबल में मैच भी दिया था। लेकिन वो मैच उनका फाइनल इसलिए हुआ था बिकॉज उनके उसके बाद ही डिसीज की प्रेशर ज़्यादा हो गया था। और आप सबको लग रहा होगा कि उनका रेसलमैनिया में मैच क्यों नहीं हुआ, तो भाई यही कारण था। अपोनेंट की कमी नहीं थी, अपोनेंट बॉबी लैशली थे, ब्रॉक लेसनर थे, बहुत सारे थे। इवन एलए नाइट से एक और मैच की तैयारी की जा रही थी, लेकिन वो इलनेस ने ब्रे वाइट को जकड़ लिया था, जिस वजह से हमारे ब्रे वाइट एब्सेंस चल रहे थे कंपनी से। इवन रेसलमेनिया को मिस भी किया उन्होंने और हम सबको लग रहा था कि ब्रे वाइट क्यों नहीं आ रहे, उनको गुस्सा आ रहा था। हम सबको नहीं पता था कि भाई वो तो बेचारा इलनेस से गूंज रहा है, दर्द में है, हम सबको नहीं पता था। क्योंकि जब तक परिवार की तरफ से या डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, ब्रे वाइट के फादर जरूर कह रहे थे कि वो सही हो गए हैं, वापस आने वाले हैं, क्योंकि उनके फादर को ही पता था कि इलनेस एक ना एक दिन तो सही हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी, इलनेस सही होगी, लेकिन जो अटैक आना था वो एकदम से आ गया। उसका शायद किसी को कुछ नहीं पता। ये माइकल जैक्सन के साथ भी हुआ था भाई, मुझे याद है माइकल जैक्सन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। सही खेलता खुलता आदमी, डांसर, अचानक से एक रात सोया हुआ। तो भाई इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाता है। हम सबको अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था हमेशा, मैं मोटिवेशन में नहीं देता हूँ क्योंकि शायद आप सबको पसंद ना आए, आप सबको लगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। लेकिन भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया है, उस पर आप घमंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ विरासत में मिला है और जिस तरह के आज के लोग हैं, आज के बच्चे हैं, अपने बाप के पैसे वो चलते हैं, तो भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बाप के पैसों से बहुत कुछ ले सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी इतनी भी औकात नहीं रह जाएगी कि आप बाहर से अपने लिए एक अच्छा खरीद सकें। मैं सही कह रहा हूँ आपके? हम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इसलिए कहते हैं भाई इंसान का कुछ नहीं पता, इंसान एक मिट्टी है, इंसान का शरीर एक मिट्टी है। अगर दूसरों को आप अच्छा नहीं बोल सकते तो उनको बुरा भी ना बोले। और ब्रे वाइट के केस में तो ऐसा नहीं था। लोकर रूम से जितने भी बैक स्टेज लोकर रूम है ब्रे वाइट का, भाई सब ने ब्रे वाइट के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ अ वेरी नाइस टॉकर, ही इज़ अ वेरी गुड ऑन माइक, he is a best superstar, he is a legend, he is a Wyatt, he is a legend, he is a fiend, he is a Windham. Everything that he gonna do about WWE or WWE universe or fans is unforgettable, and we never forget Bray Wyatt what he did for us. And इतना बेहतरीन सुपरस्टार, इतना कमाल का सुपरस्टार, charismatic, character wise हो गया, story line, creativity. There is no like him. There is no like. So अब मैं सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही कहना चाहता हूँ कि अब कुछ उनको करना चाहिए। ब्रे वाइट के बाद बहुत चीज़ें बिखर गई हैं, चीज़ें अपने वश में नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये हुआ कैसे। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि ब्रे वाइट
के बाद जितनी भी स्टोरी लाइन बनी है ब्रेव हार्ट के लिए, जितनी भी स्टोरी लाइन्स तैयार की गई कंपनी की तरफ से, वो सब वॉश आउट हो चुकी हैं। और अब आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर, आई डोंट नो व्हाट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई थिंक अबाउट ब्रेव हार्ट और अदर थिंग्स, बट एक चीज़ की खुशी है मुझे कि ब्रेव हार्ट की फैमिली के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा कर रही है। ब्रेव हार्ट के जितने भी मर्चेंडाइज, टी स्टे, जितने भी उनके कपड़े थे वो सेल आउट होंगे, सारा पैसा रिवेन्यू का उनकी फैमिली को मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यार, कब तक मिलेगा? 1 साल 2 साल बस, उसके बाद तो भाई मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब इंसान के जाने पे ना सिर्फ 2 या 4 दिन लोग उदास होते हैं, उसके बाद तो भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं है भाई, हम ब्रेव हार्ट को ट्रिब्यूट देते रहेंगे और देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम उनसे प्यार करते थे यार, हम सब ब्रेव हार्ट लाइक हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितना जो बंदा टीवी पर नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करता है, इवन आप फिल्मों में भी देखते होंगे एज अ विलन जिसको आप हेट करते हो, लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में बहुत अच्छा होता है। सही कह रहा हूँ मैं आपको। और बहुत कम डब्ल्यूडब्ल्यूई में सुपरस्टार ऐसे होते हैं जो अपना लेवल अचीव कर पाते हैं। मेरे को लग रहा है अगर फ्यूचर में देखूं तो भाई मेरे को 2 सुपरस्टार दिख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, 2। जी हाँ, एक है ऑस्टिन थ्योरी और एक है अपना एले नाइट। एले नाइट को सबसे टॉप पे रखूंगा मैं। एले नाइट इज अ बिग स्टार मैन, क्लियर बोल रहा हूँ। इस समय एले नाइट, मैंने कहा था कि एले नाइट की हवा चल रही है, लेकिन नहीं भाई, उसकी हवा नहीं चल रही है एले नाइट की, उसका वक्त चल रहा है। और ये वक्त बहुत लंबा है। और मैं बिल्कुल शौक नहीं होऊंगा अगर एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए, सेथ रॉलिंस को हरा दे, बिल्कुल शौक नहीं होगा मैं, और होना भी चाहिए। नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया तक एले नाइट को चैंपियन बनाओ, नहीं तो नेक्स्ट ईयर उसके लिए अच्छा करो। तो भाई एले नाइट के लिए अच्छा है, एले नाइट ने ट्रिब्यूट दिया ब्रेव हार्ट को, तो ठीक है यार। सुपरस्टार अपनी तरफ से जो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं, ब्रेव हार्ट को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और सही कह रहा हूँ मैं, एज अ फैन आई रियली लाइक दैट, आई रियली लव सो मच। बट ब्रेव हार्ट के लिए जितना भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छा है, और उनकी फैमिली को हिम्मत दे भगवान, लड़ने की शक्ति दे, क्योंकि ये इंसिडेंट भुलाना भूलेगा। यू विल नेवर फॉरगेट हिम, यू विल नेवर फॉरगेट। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हार कर बैठने से कुछ नहीं होता। यू विल टैकल द प्रॉब्लम से लड़ना आना चाहिए यार। अगर आप प्रॉब्लम से लड़ पाओगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। किसी के भरोसे रहना सही नहीं है, आप किसी के भरोसे मत रहिए। आप अपना काम खुद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यार। दोस्त लोग हो गए, ये सब एक वक्त तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब मेन जरूरत पड़ती है दोस्तों की, तब दोस्त होते नहीं हमारे पास। ऐसा होगा, बिल्कुल होता है। ये सच्चाई है जिंदगी की भाई, कड़वी सच्चाई है, सुन लो। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर विश्वास कीजिए। यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट ऑफ एनीबॉडी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ओनली वन होप इज स्टिल इन योर हार्ट। You are a good soul, you build for that. Respect your family, save your family, feed your family, feed your child, everything, because family matters. Family is everything. You will never forget what your family did to yours. Your schooling, your childhood dreams, fantasy, toys, clothes, feces, enjoyment, mobile phone, you will never forget that. तो बड़ा भाषण हो गया भाई आज की पॉडकास्ट में। हाँ, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगता है यार। और हम खुश नसीब होंगे भाई अगर आप एंड तक ये पॉडकास्ट सुनते आए हैं मेरे पास, हम खुश नसीब होंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो में।
29 मिनट हो गया। अगर आप अभी तक हमको सुन रहे हैं, उम्मीद है सुन रहे होंगे, तो ज़रूर कहना चाहूँगा यार, आगे बढ़ाइए, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को द कल्ट ऑफ रेसलिंग, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, हम सब खुश रहें। जय श्री भगवान राधे कृष्णा, जय श्री राम, धन्यवाद। Acknowledge me!